गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट देखने वाले हैं यूआरएसी टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल 2022 का क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर। अब ये कैसे होगा ये समझिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहता है कि वैसा प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करता हो। क्या हो? मास पर डिपेंड नहीं करता हो और किसी भी सिस्टम में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से उसको ले रहे हैं और फिर उसको ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो सेम नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो मास पर डिपेंड करता है। और क्या है, अगर आप उस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मेजर कर रहे हैं और फिर उसको समेशन कर रहे हैं तो वो फाइनल क्या हो जाएगा? इक्वल वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे लाइक दैट मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में आपने क्या किया कि इसको कई टुकड़ों में कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। अब इन सबका आप अगर मास मेजर करेंगे, ठीक है, तो वो एक ओवरऑल बॉडी के मास के बराबर ही आंसर आएगा, तो वो हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यहां पर देखिएगा, कह रहा है लिस्ट काउंट। ओके, ऑप्शन ए है अ स्मॉलेस्ट डायमेंशन दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, अ स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, अ स्मॉलेस्ट एंगल दैट कैन बी मेजर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, लिस्ट काउंट, लिस्ट मतलब स्मॉल, ठीक है, जो सबसे छोटा है, राइट। और काउंट मतलब जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और वर्नियर कैलिपर के केस में जनरली जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 20 माइक्रॉन्स होता है। कितने होते हैं? 20 माइक्रॉन्स, या लिख सकते हैं 0.02 mm। ओके, ये इन जनरल केस के लिए मैं बता रहा हूं। हालांकि आजकल डिजिटल वर्नियर आने लगे हैं जिसका 10 माइक्रॉन्स भी होता है, और थोड़ा सा हाई क्लास का वर्नियर कैलिपर भी आता है, उसका 1 माइक्रॉन्स तक भी जाता है। बट इन जनरल केस में क्या करना है, आपको टिक आउट करना है 20 माइक्रॉन्स पे। ओके, नेक्स्ट है आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स है, उसको ऐड करना है, वैल्यू ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं, तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। तो चलिए इसका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि इसको करना कैसे है। जैसे आप देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यहां पर भी देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड कर देना है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके ऐड करना है। तो ऐसे करके ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 5 और 2 7। तो देखिए इन तीनों में 7 है, 3 और 3 6, इसमें भी है, 4 और 4 8, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे 5 और 1 6। अब देखिए ये तीनों में 5 और 6 है। ओके, फिर देखिए क्या है, 6 एंड 6, तो 6 एंड 6 12। तो ये तो कट खत्म हो गया, ये ऑलरेडी पहले से खत्म था, ऑप्शन बचा ये दोनों। अब 7 और 7 14, इसमें भी है। फिर आगे देखेंगे 8 और 2 10, सिर्फ किस में है? इसमें है, इसमें ये भी कैंसिल हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति 300 सेकंड के लिए 20 न्यूटन के बल के साथ स्थिर ठोस ईंट के द्वार को धकेलने पर किया गया कार्य। ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसमें गलती कर देते हैं, है ना, गलती करके वो किसी तरह से कैलकुलेट करके आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि स्थिर ठोस दीवार है, राइट, एकदम स्टेशनरी स्टेट में है, सॉलिड है, कोई मोशन नहीं है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो कार्य कब होता है? वर्क तभी होता है, ठीक है, जब कोई ना कोई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, राइट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, आप फोर्स चाहे कितना भी लगा लो, आप अपने घर के दीवार को धकरने की कोशिश कर रहे हो,
पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, ठीक है, वो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, जीरो। वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि अ कार ट्रेवल 40 किलोमीटर्स at an average speed of 80 km per hour, then travel 40 kilometers at an average speed of 40 km per hour. The average speed of car for this 80 किलोमीटर ट्रिप इज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वो 80 किलोमीटर चलता है कितना के स्पीड से, वो चलता है 80 किलोमीटर के स्पीड से। तो पहले केस में जो T1 होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टू द स्पीड, ओके, यानी कि 1/2 आवर आ जाएगा, राइट। फिर सेकंड केस में देखेंगे तो सेकंड केस में डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर ही है, तो 40 लिख देंगे। और आपका ये स्पीड कितना है, तो ये भी 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। यानी कि फाइनल आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आवर, ये हो गया। अब हम अगर टोटल टाइम की बात करें तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, राइट। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आवर, राइट। अब देखिए, अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है कितने किलोमीटर के लिए, 80 किलोमीटर के लिए, टोटल डिस्टेंस 80 था। अब करना क्या है, इसको याद रखिए, अब करना क्या है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कि 3/2, ओके। अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो 160/3 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 53.33 kmph, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द साइज ऑफ अ स्पर गियर इज स्पेसिफाइड बाय। तो स्पर गियर का जो साइज होता है वो हम लोग पीसीडी से मेजर करते हैं, किससे, पिच सर्कल डायमीटर से हम लोग उसको बताते हैं कि भाई इतना साइज का है या ये है, जो भी है मार्केट में जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो पीसीडी बताते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड p/4 and acting at a right angle to each other as compared to themselves is। ऑप्शन ए है 41.4% of them, 29.3% less, 29.3% of them, 41.4% more, ओके। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसके लिए हमको कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फोर्स है, दो फोर्स है, तो रिजल्टेंट उसके खुद के फोर्स, ठीक है, p/4 का x% या समथिंग जो भी है कितना होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, कितने टाइम्स में जो है वो वैल्यू आएगा, तो उससे हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको रिजल्टेंट बराबर मालूम है कि कोई दो फोर्स है, राइट। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, राइट, यही होता है। अब चूंकि ये राइट एंगल दे रखा है तो ये वाला टर्म तो हमारा हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या, यहां पर ध्यान देंगे, p/4 प्लस p/4, अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका रूट ओवर, ओके। तो अगर ये करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये देखोगे p/16 ये भी आएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 2p/16, 2p² और रूट ओवर, ओके। अब इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, p/√8, ओके, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिजल्टेंट आपको निकल के आया था क्या बाबू, p/√8, यही ना। चलो अब इसको हम क्या करते हैं कि 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4/√8 इंटू p/, जो कि एकदम ये इस एक जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। अब अगर आप इसको कट कुट करते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, √2, राइट। यानी कि लिख सकते हो 1.414 टाइम्स ऑफ p/4, राइट। तो इसके इसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था कि भाई रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 4.414
आ रहा है, यानी कि इसका जो परसेंटेज होगा 0.414 41.4% मोर हो जाएगा। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा इन फ्यूजन वेल्डिंग, तो फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग सिर्फ हीट का यूज करते हैं। आगे है अ स्टील बार ऑफ डायमीटर डी लेंथ 1 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड अप टू ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ, द लेंथ ऑफ बार आफ्टर अनलोडिंग इट। देखिए जैसे क्या दिया हुआ है, ये कोई स्टील दिया हुआ है, आपको मालूम है कि स्टील का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, लाइक दिस। अच्छा, ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है? ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है वो स्ट्रेन का जो है 0.2% होता है। कितना होता है? 0.2%। अब ये वैल्यू होता है, अब इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करोगे तो इधर से कुछ आपको जो है यील्ड स्ट्रेंथ निकल के आएगा, राइट। अब चूंकि ये कह रहा है कि भाई अनलोडिंग करने के बाद उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, तो 0.2% देख लो, 1 मीटर का जो 0.2% है, तो इसका जो 0.2% हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.002। और उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था? 1। तो इसमें 1 प्लस कर दोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.002। ओके, ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे पिच ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इज, तो इसको समझो बाबू। देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्क्रू है, ये मान लो, ठीक है, इस तरीके से है, हमने एक क्रॉस सेक्शन पार्ट बना लिया है। तो पीच के केस में क्या होता है कि जैसे कहीं भी दो सक्सेसिव पॉइंट्स ले लो, कहीं भी, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसमें यहां पर लेते हैं तो इसमें यहां पर लेना होगा, राइट। अगर हम इसमें यहां पर लेते हैं तो इसमें यहां पर लेना होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, यही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। अब ये कैसा डिस्टेंस है? तो एक्सियल डिस्टेंस है। और किसके बीच का डिस्टेंस है? तो दो एडजेसेंट पॉइंट का डिस्टेंस है, राइट। तो इसके अनुसार ऑप्शन देखना होगा। तो चलिए ऑप्शन ए कहता है कि इक्वल टू द लीड ऑफ द स्क्रू। नहीं, ठीक है, लीड ऑफ द स्क्रू क्या होता है कि एन इंटू पी होता है, ठीक है, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। अगर वो सिंगल स्टार्ट है तब तो होगा, लेकिन अगर वो डबल स्टार्ट होगा तो नहीं होगा, ट्रिपल स्टार्ट होगा तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। डिस्टेंस द स्क्रू थ्रेड एडवांस एक्सियली इन 1 टर्न। अब ये देखो, ये कह रहा है कि 1 टर्न घुमाने में वो कितना ऊपर जाएगा। तो ये भी सिर्फ सिंगल सिंगल स्टार्ट के केस में सही होगा, राइट। डबल स्टार्ट या ट्रिपल स्टार्ट होगा तो सही नहीं होगा। लेकिन यहां पर स्टार्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। आगे कहता है कि एक्सेल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन द स्क्रू थ्रेड्स टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट थ्रेड। देखो ये एकदम राइट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ओके, और ऐसे भी ये दो गलत है तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ही हमारा बचेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एन आइडलर गियर इंसर्टेड बिटवीन टू अदर गियर व्हील्स हेल्प्स टू। अब देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। ऑप्शन बी है रिड्यूस द वियर एंड टीयर। ऑप्शन सी है प्रोवाइड नॉइजलेस ऑपरेशन। और ऑप्शन डी है चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आउटपुट शाफ्ट। ओके, चलिए इस चारों ऑप्शन का आंसर देने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक गियर है हमारे पास, ओके, और ये एक गियर है। अगर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि भाई दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक गियर यहां लगाए और एक छोटा सा गियर इन दोनों गियर के बीच में लगा देंगे। तो जिससे क्या होगा? अगर ये इस डायरेक्शन में है, राइट, तो ये क्या होगा? ये छोटा वाला गियर इस डायरेक्शन में होगा। अगर छोटा वाला गियर इस डायरेक्शन में है तो इसका भी जो डायरेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आइडलर गियर किसके लिए है? तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आउटपुट शाफ्ट। Which one among the following is not a common alloying element for the steel? स्टील के लिए जो है कॉमन alloying element कौन सा नहीं?
ठीक है, कॉमन नहीं है। तो जनरली आपको पता है कि स्टील में जो है क्रोमियम निकेल वगैरह जो है वो जनरल होता है, मैग्नीज भी मिलाया जाता है, बट कैल्शियम जो है नहीं मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, when the diameter of shaft is double, the torque transmitting capacity will increase by option A 8 times, option B 2 times, option C 4 times and option D 6 times, 16 times। ये डायरेक्टली आर एस खुरमी से उठा के दिया गया है क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो आपको मालूम है कि T टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 16 टाउ डी क्यू इन केस ऑफ सॉलिड साफ्ट। अब चूंकि यहाँ कोई कुछ दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट सॉलिड साफ्ट कंसीडर करते हैं, राइट। ये सॉलिड साफ्ट के अनुसार ये टॉर्क ट्रांसमिशन का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि डायमीटर को डबल कर दिए, टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डी क्यू का। अब ये डायमीटर को डबल कर रहा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू। अब टू क्यू को करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा बराबर ये जो फाइनल आ जाएगा वो 8 डी क्यू, राइट। यानी कि ये कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि इफ एन असेंबली हैज नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम देन इट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी रिजिड फ्रेम, ऑप्शन सी रिजिड मैकेनिज्म, ऑप्शन डी सुपर स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना बाबू कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 होता है तो वो स्ट्रक्चर के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्ट्रक्चर के लिए होता है, राइट। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है, 0 से भी छोटा हो जाएगा, यानी कि निगेटिव में हो जाएगा। तो उस केस में ऑप्शन डी हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर। क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर। A train running at a speed of 22 km per hour crosses a pole in 18 seconds. What is the length of train? ऑप्शन ए है 120 मीटर, ऑप्शन बी 180 मीटर, ऑप्शन सी 324 मीटर, ऑप्शन डी 360 मीटर। तो देखोगे बाबू, इसमें डायरेक्टली कह रहा है कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये एक पोल है। एक बात बताओ, मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, राइट, लाइक दिस, ठीक है, कोई भी एक ट्रेन है, रनिंग ट्रेन है, हमको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्या है कि वो 18 सेकंड में पार करता है। इसका लेंथ मान लो कि ये लेंथ जो है एल है, राइट, लेंथ एल है और यहां पर वो पोल है। अब इस लेंथ के बराबर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगता है, 18 सेकंड लगता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ता है, हमें जरूरत पड़ता है डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ता है स्पीड और टाइम, राइट, कि भाई कितना डिस्टेंस में कितना वो ट्रेवल करेगा, राइट। सॉरी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड और टाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको 72 को अगर हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको क्या करना होगा, हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब एक बात देखो, अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक ये है कि देखो किलोमीटर से मीटर, तो मीटर स्मॉलेस्ट है, तो 5/18 क्या है, स्मॉलेस्ट हो गया। अगर मीटर से किलोमीटर रहा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब आपको आ गया कि 20 मीटर आ गया, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड आ गया, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, स्पीड कितना है 20 इंटू टाइम कितना है 18 इक्वल टू 360 मीटर, राइट। क्या हो जाएगा आंसर, 360 मीटर। चलिए, नेक्स्ट कहता है कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑप्शन ए इंट्रोपी, ऑप्शन बी इंथैल्पी, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट एंड डी इंटरनल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी को इंट्रोड्यूस कौन करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो करता है वो क्या करता है, इंटरनल एनर्जी के बारे में, ओके।
ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, राइट। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फाइंड द एंड्योरेंस लिमिट a rotating beam a specimen needs to subjected। तो देखो एंड्योरेंस लिमिट जो है, कह रहा है कि एंड्योरेंस लिमिट को हमको फाइंड आउट करना है तो किसी भी रोटेटिंग बीम या शाफ्ट किससे सब्जेक्टेड होना चाहिए। ऑप्शन ए है रिपीटेड स्ट्रेस, बी रिवर्स स्ट्रेस, सी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस एंड डी मैक्सिमम स्ट्रेस। अब उससे पहले समझ लो कि एंड्योरेंस लिमिट या फटिग लिमिट क्या होता है। तो कहता है कि कोई भी शाफ्ट या कोई भी रोटेटिंग बीम, ठीक है, पर अगर लोडिंग किया जाता है, ठीक है, तो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो साइकिल्स होगा जो बिना किसी फेल्योर की ये वियर करेगा, वही हमारा एंड्योरेंस लिमिट और फटिग लिमिट कहलाएगा, राइट। अब जैसे मान लो कि ये रोटेट हो रहा है, यहां पर हम लोडिंग कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, एक टाइम आएगा ये शाफ्ट जो है कैसे कुछ इस तरीके से फील करेगा, तो यहां पर क्या होगा, ये कंप्रेसिव होगा, राइट, और यहां पर टेंशन होगा, मतलब ये एक्सपांड करेगा, ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब ये चूंकि क्या हो रहा है कि बार बार, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एक ही जगह पे कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव, कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव, मतलब कौन सा स्ट्रेस लगेगा, तो रिवर्स स्ट्रेस लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखोगे बाबू, कहता है कि ऑन अ ब्राइट सनी डेज इट इज ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल इज √3 times द हाइट ऑफ पोल, सब एलिवेशन एट दिस इंस्टेंट ऑफ द टाइम वुड बी। कह रहा है कि किसी किसी दिन कोई जो इलेक्ट्रिक पोल है, मान लो कि इलेक्ट्रिक पोल है, इसका हाइट h है और इसका जो शैडो पड़ रहा है अर्थ सरफेस पर, उसका जो हाइट है वो √3 इंटू एच है, राइट। तो इस केस में जो सन का जो एलिवेशन एंगल होगा वो कितना होगा, सन का एलिवेशन एंगल, जैसे इसको आगे आगे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ पर सन होगा, है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ओके। तो वो सिमिलरली यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो ये एंगल आ जाएगा। अब इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन ए दिया है 90 डिग्री, बी दिया है 30 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री, ये इसको कैलकुलेट कट कर देना या 45 डिग्री, डी दिया है 60 डिग्री, ओके। तो इसमें देखोगे बाबू, आपको मालूम है कि ये क्या है, अगर ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो आपको मालूम है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बेस होता है, राइट। अब परपेंडिकुलर दे रखा है क्या, h, और बेस कितना दे रखा है, √3 इंटू एच। अब h से h को कट कर दो तो कितना आएगा, 1/√3। तो इस केस में जो थीटा का डिग्री जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे कहता है कि कनेक्टिंग रॉड इन ऑटोमोबाइल इंजन आर मेड बाय दिस प्रोसेस। ऑप्शन ए है कास्टिंग, बी फॉर्जिंग, सी एक्सट्रूजन, डी ड्राइंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर्जिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखो जब भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स चेक करते हैं। तो ये क्या है, 1/2 के केस में है, सॉरी 1/3 है, राइट। अब 1/3 कहने का मतलब क्या है कि एक रॉ है और 3 कॉलम है। अब सेकंड मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, सेकंड मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है कि 3/1, राइट। अब देखो ये जो है तुम्हारा अगर सेम है तो वो मल्टीप्लीकेशन होगा, वैलिड है, अगर नहीं है तो वैलिड नहीं है। ये ऑर्डर बता दिया। दूसरा, ये कितने ऑर्डर का होगा ये डिसाइड करता है। तो ये कितने ऑर्डर का होगा, 1 ऑर्डर का होगा। अब देखो 1 ऑर्डर का, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा, राइट, वो कौन सा है, देखो तो जरा, 1/1, 1/1 के केस में कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखो ये ऐसे डायरेक्ट बिना बनाए हुए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी।
राइट, क्योंकि यही है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, और इसका भी ऑर्डर क्या है 1 into 3, लेकिन इसी का ऑर्डर एक जो है 1 into 1। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, बिना सॉल्व किए हुए। ओके, लेकिन अगर हमको रियली में सॉल्व करना पड़ा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो, उसके लिए करते क्या है कि ये जो रो होता है उसके इसके कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो कि आगे भी कॉलम्स रहता है, जैसे यहाँ पे और लिखा रहता है A B C, ठीक है, D E F ऐसे करके कुछ रहता, तो इसके नीचे भी रहता 1 2 3 4 5 6 7। अगर नहीं है तब भी पहले इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। लेकिन अभी चूंकि हमारा यही दोनों है तो पहले हम इन्हीं दोनों का देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करो कोई 6 से तो क्या आएगा 6, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो क्या आएगा 14, प्लस 3 into 8 24। अब इसको ऐड कर दो तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 44। हालांकि ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपने ऑर्डर देख के ही बता देना था। ओके, तो ये जो है हमारा यूआरएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 है वो खत्म हो चुका है। हाँ, अभी जो 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इस मंथ में, जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, उसका उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होने वाला है। ओके, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर एंड योर फ्यूचर एंड योर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।